एक बार फिर आया है मौका बाजारों को बेहतर जानने का, जैसा आपने पहले भी अनुभव किया है। 2016 2018 2021, क्योंकि एक बार फिर आ गया है कोटक इक्विटी कलोक्वियम, एक ऐसा मंच जहां भारत के सबसे बड़े बाजारों के बारे में ज्ञान मिलता है। कोटक इक्विटी कलोक्वियम भारत का 5वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड। तो हो जाइए शामिल उद्योग जगत के सबसे बड़े नामों के साथ। बढ़ाइए अपनी जानकारी इनके बाजार के महाज्ञान के साथ। जानिए क्या होंगे आने वाले कल के प्रचलन और बाजारों के हाल। मौका है इन जानकारों के अनुभव का लाभ उठाकर अपने निवेशकों के साथ बांटने का। गहराई से जानिए उन क्षेत्रों के बारे में जो आपके आने वाले कल को बनाएंगे, जिससे आपको मिल सकती है मदद आगे बढ़ने में। पाइए एक नया नजरिया और नए साधन जो आपकी व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो आइए शामिल हो जाइए कोटक इक्विटी कलोक्वियम। नमस्कार, इक्विटी कलोक्वियम जून 2021 में आप सभी का स्वागत है। इस महीने हम एफएमसीजी सेक्टर पे एक प्रेजेंटेशन करेंगे। आज हमारे साथ उपस्थित है हर्षा उपाध्याय, जो हमारे हेड ऑफ इक्विटीज़ और सीआईओ है, देवेंद्र सिंघल और अर्चित। देवेंद्र हमारे सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है और फंड मैनेजर, जो एसेट एलोकेशन फंड, इक्विटी सेविंग्स वेस्ट प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं। अर्चित हमारे रिसर्च एनालिस्ट है। पिछले 6 से 7 महीनों में हमने अलग अलग सेक्टर्स पे प्रेजेंटेशन पेश किया है आपको। आपका फीडबैक, सजेशन, सुझाव बहुत ही वैल्यूबल रहा है और हमारी एक हमेशा की कोशिश है कि हम इस प्रोग्राम को कैसे और बेहतर करते रहें। ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को एक और बार नमस्कार और इस प्रोग्राम में आने के लिए धन्यवाद। और अब मैं ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हर्षा उपाध्याय को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और इक्विटीज़ पे अपने व्यू शेयर करें। थैंकिंग यू वंस अगेन फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इक्विटी कलोक्वियम जून 2021। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को इक्विटी कोलोकियम का और एक एपिसोड में स्वागत है। मैं ये समझता हूं कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज का टॉपिक है एफएमसीजी सेक्टर या कंज्यूमर सेक्टर। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे रिसर्च टीम से जुड़े हैं देवेंद्र सिंघल और अर्चित वार्ष्णे। उससे पहले मैं संक्षिप्त में मार्केट के बारे में बात करूंगा। जैसे आपने देखा ही होगा, मार्केट का स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। मार्केट करीब करीब 15,500 से 16,000 निफ्टी के रेंज में काफ़ी दिनों से मूव कर रहा है। इसमें 2 कारण हैं। वैल्यूएशन महंगे होते हुए भी मार्केट जैसे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसके लिए 2 कारण बोल सकते हैं। एक तो है कोविड के साइड में काफ़ी एनकरेजिंग न्यूज़ आ रहा है। पीक जो डेली केसेस थे वहाँ से गिर के काफ़ी कम केसेस अभी बचे हैं जो एक्टिव केसेस हैं। वैक्सीनेशन जो चल रहा है उसमें करीब करीब 30 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये दोनों देखते हुए लगता है कि सेकेंड वेव का जो एडवर्स इम्पैक्ट था इकोनॉमी पे, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और इकोनॉमी फिर से आगे बढ़ना चालू होगा। और दूसरा चीज़ है जो मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट्स हैं, अभी तक करीब करीब 90 से आगे प्रतिशत कंपनियां रिजल्ट्स दे चुके हैं। उनके रिजल्ट्स अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि बहुत जो कंपनीज हैं वो
एक्सपेक्टेशन से बेटर किए हैं और ओवरऑल नंबर्स अगर हम देखते हैं वो करीब करीब 12 से 13% एडिशनल अपसाइड आया है अर्निंग्स में। ये दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भी काफ़ी अच्छा है, उससे भी करीब करीब 11 से 12% अधिक प्रॉफिट्स आए हैं। तो जैसे अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी स्ट्रांग है और कोविड का जो न्यूज़ फ्लो है वो पॉजिटिव है, ये दोनों को चलते हुए मार्केट हायर वैल्यूएशंस पे चल रहा है। लेकिन यही वैल्यूएशंस पे चलने के लिए जून क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आएंगे जुलाई महीने में, उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या सॉफ्टनेस रहेगा या नहीं रहेगा, तो उस हिसाब से फिर मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा। लेकिन अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं मार्च के, उसके हिसाब से तो बिल्कुल तेजी बरकरार है। अगर आप इस एपिसोड का विषय पे आएंगे एफएमसीजी सेक्टर या कंज्यूमर सेक्टर, हमने देखा इंडिया में काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्म हुए हैं पहले 5-10 सालों में, और ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म होते आ रहा है। हमें सबको पता है कि इंडिया में अगर कंज्यूमर डिमांड देखेंगे कोई भी वस्तु के लिए, वो बहुत लो पेनिट्रेशन लेवल पे है, और पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम लेवल्स बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम और ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और हम समझते हैं कि ये सब विषय पे देवेंद्र और रचित बात करेंगे। उसके बाद वो इस पे भी बात करेंगे कि जैसे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है अपने देश में, उसके वजह से क्या इम्पैक्ट रहेगा कंज्यूमर सेक्टर पे, इमीडिएट टर्म में क्या हेडविंड्स हैं, क्या टेलविंड्स हैं, उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा इंडस्ट्री पे, कौन से सब सेगमेंट्स पे ज़्यादा रहेगा, ये सब विषय पे चर्चा करेंगे। और आखिर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सेक्टर में क्या देखने को मिल रहा है, हमें हमारा व्यू क्या है और वैल्यूएशंस क्या है ये सेक्टर में, ये सभी विषयों पे वो चर्चा करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अभी देवेंद्र सिंघल को रिक्वेस्ट करता हूँ और अर्चित को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ से आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम जिस सेक्टर की चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे जीवन में रोज किसी न किसी रूप से हम पर प्रभावित करता है। मैं शुरू करना चाहूंगा एक प्रश्न पूछकर कि किसको अपने पार्टनर्स के साथ वीकेंड पे शॉपिंग करना पसंद है। ये बहुत ही बोरिंग जॉब है, बट हम एफएमसीजी एनालिस्ट को अच्छा लगता है सुपरमार्केट में जाके पता करना कि कौन से नए प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं, और हम अपना जॉब वीकेंड पे भी करते हैं शॉपिंग करते वक्त। सो आज हम कंज्यूमर सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स और इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। कंज्यूमर सेक्टर के लंबे विकास के बहुत सारे कारण हैं। भारत के 130 करोड़ लोगों की आबादी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी है। चाइना के अलावा कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे इतना बड़ा पॉपुलेशन और ना ही इतना बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। इसके अलावा और भी हमारे फेवरेबल पॉइंट्स हैं, जैसे कि यंग पॉपुलेशन। इंडिया का जो मीडियन एज है वो 28 वर्ष है और लगभग 60% ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग एज है और इनकम कमाती है और कंज्यूम करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे दिए गए चार्ट में। बढ़ती लिटरेसी रेट और बढ़ते हुए इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है वो भी कंजम्पशन के लिए अच्छा होता है। इंडिया की जो इनकम है वो उम्मीद है कि वो बढ़ती रहेगी और जिससे कम आयु कमाने वाले लोगों को कन्वर्ट करके एक मिडिल क्लास इकोनॉमी बन जाएगी। कंज्यूमर खर्च भी अगले दशक में उम्मीद है कि वो 4 गुना होगा, फ्रॉम 1.5 ट्रिलियन टुडे टू नियरली 6 ट्रिलियन बाय 2030। तो सब कुछ मिला के भारत एक बहुत बड़ा कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन लेवल की कंज्यूमर कैटेगरीज में। अगर आप बहुत सारी कैटेगरी देखें जैसे कि बॉडी वॉश, डिश वॉश, हैंड वॉश, वहां पर पेनिट्रेशन लेवल बहुत कम है, तो वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पेनिट्रेशन लेड ग्रोथ की।
और अगर आप कैटेगरीज देखें जहां पे पेनिट्रेशन ज्यादा है, जैसे कि सोप्स और डिटर्जेंट, बट वहां पर भी प्रत्येक व्यक्ति का कंजम्पशन काफी कम है और वहां पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है प्रीमाइज करने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति कंजम्पशन हमारा काफी कम है अगर आप विकसित देश यूएस एंड यूके के से कंपेयर करें, और अगर आप अपने बराबरी के देश जिनका सिमिलर इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है लाइक चाइना, इंडोनेशिया, तब भी हमारा कंजम्पशन कम है। चाइना हमसे 4 गुना कंज्यूम करती है और इंडोनेशिया हमसे 2 गुना कंज्यूम करती है प्रत्येक व्यक्ति के कंजम्पशन में, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में। अगर आप शराब और पेंट का कंजम्पशन देखें प्रत्येक व्यक्ति का, तो वो भी काफी कम है विकसित देशों के अगेंस्ट में। बाएं चार्ट में पता चलता है कि जैसे अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो 5 लीटर प्रत्येक व्यक्ति का है इंडिया में, जबकि यूएस एंड यूके में वो 10 से 12 लीटर है। और अगर आप ऐसे ही देखें कि पेंट का कंजम्पशन प्रत्येक व्यक्ति 3 लीटर है वर्सेस यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जहां पे 12 से 16 लीटर है, मतलब 3 से 4 गुना ज्यादा इंडिया से। सो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया की कंपनीज के लिए टू गेट अ पेनिट्रेशन लेड ग्रोथ। कंज्यूमर सेक्टर के विकास का एक और कारण है अभी, वो है रूरल इंडिया। रूरल मार्केट लगभग 40% ऑफ डिमांड आती है वहां से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, जबकि 2/3 ऑफ पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी रूरल इनकम में, वैसे वैसे रूरल मार्केट से डिमांड बढ़ती जाएगी। अगर आप पेनिट्रेशन लेवल देखें तो वो भी काफी कम है रूरल मार्केट का वर्सेस अर्बन मार्केट। ज्यादातर एफएमसीजी कंपनीज का 40 से भी कम % रेवेन्यू रूरल मार्केट से आता है। गवर्नमेंट का जो फोकस है दुगनी फार्म इनकम करने का और रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने का, वो भी कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा है। सो नेट रूरल मार्केट एक की ग्रोथ ड्राइवर रहेगा कंज्यूमर कंपनीज के लिए। अब हम चर्चा करते हैं कुछ निकट टेलविंड्स और हेडविंड्स के बारे में। हमें लगता है रूरल मार्केट के लिए नियर टर्म में टेलविंड्स हैं। रूरल मार्केट ने जल्दी, तेजी और बेहतर रिकवरी देखी थी फर्स्ट वेव ऑफ कोविड में ड्यू टू कम रिस्ट्रिक्शन इकोनॉमी में, और वहां पे अच्छा कृषि उत्पादन हुआ था। अभी भी हमें ऐसा लगता है कि वहां पे बहुत सारे मल्टीपल टेलविंड हैं रूरल मार्केट के, जो उसे अट्रैक्टिव बनाता है। सबसे पहला, बेटर मॉनसून। आईएमडी प्रेडिक्ट करता है कि इस साल हमारे देश का मॉनसून अच्छा रहेगा, और जो हमारे खेत उत्पादन के लिए अच्छा है और रूरल इनकम बढ़ती है। ये तीसरा लगातार साल होगा जहां पे हमारा मॉनसून अच्छा है, और ऐसा लगभग 2 दशक में पहली बार हो रहा है। अच्छा मॉनसून ना कि खाली हमारे रूरल मार्केट के लिए अच्छा है, बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए भी सेंटिमेंटली अच्छा होता है। दूसरा, बढ़ता हुआ एलोकेशन रूरल सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने 2021 के बजट में रूरल सेक्टर को ज्यादा पैसा एलोकेट किया था, और जो कि वहां की इनकम बढ़ाएगा और कंजम्पशन के लिए अच्छा है। और आखिरी में, जो लोग शहर से गांव गए थे वो भी रूरल मार्केट का कंजम्पशन बढ़ाएंगे। शराब की कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा हेडविंड रहता है जब राज्य सरकार उनका टैक्स बढ़ाती रहती है। पहले कोविड वेव में देखा गया था कि जब स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था तो उन्होंने एकदम से बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया था शराब के ऊपर। बट उन्हें बाद में समझ में आया कि जैसे शराब पे बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाने से वॉल्यूम्स कम हो गई और पूरा ओवरऑल टोटल रेवेन्यू भी कम हो गया। उससे समझते हुए उन्होंने बहुत सारे राज्य में टैक्सेस को रिवर्स कर दिया, और उससे सीखते हुए उन्होंने सेकेंड वेव के टाइम पे कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया, जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अच्छा करता है अल्कोहल प्लेयर्स के लिए। अगर हम ग्लोबली देखें तो डिमांड उन कंट्रीज में बहुत ही स्ट्रांग आई है शराब के लिए जहां पे इकोनॉमी ओपन अप हो गई है वैक्सीनेशन के बाद। जैसा कि आप देख सकते हो नीचे दिए गए हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर में कि वहां पे डिमांड हैज गॉन थ्रू द रूफ।
वी एक्सपेक्ट सिमिलर ट्रेंड्स टू बी देखा जा सकता है इंडिया में। एक बहुत बड़ा हेडविंड जो कंज्यूमर कंपनीज फेस कर रही हैं अभी, वो है बढ़ते हुए दामों में, उनके रॉ मटेरियल के बढ़ते हुए दामों में। जैसा कि आप देख सकते हो, उनके जो जरूरी के रॉ मटेरियल हैं वो काफी बढ़ गए हैं और आज काफी एकदम हाई पे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नियर टर्म में थोड़ा सा कंज्यूमर कंपनीज के मार्जिन पर प्रेशर आएगा, बट कंज्यूमर कंपनीज के पास जो प्राइसिंग पावर है और साल के आखिरी में ये प्राइसेस कम होने की अपेक्षा में हम उम्मीद करते हैं कि कंज्यूमर कंपनी अपने मार्जिन मेंटेन कर पाएगी। यहाँ से मेरे साथी देवेंद्र आपको बताएंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स इन कंज्यूमर सेक्टर। ओवर टू यू देवेंद्र। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार साथियों, अभी मैं आपसे एफएमसीजी सेक्टर के इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में कुछ बात करूंगा और किस तरह के रुझान हम आजकल देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक है अव्यवस्थित से व्यवस्थित संगठन की तरफ। हमारी इकोनॉमी के अंदर एक मल्टीपल टेलविंड्स हैं, बहुत सी टेलविंड्स हैं जो ये अव्यवस्थित संगठन को व्यवस्थित संगठन की तरफ लेके जा रही है। इसमें पिछले कुछ सालों में जो सरकार ने किया उससे इसका गति और तेज हो गई है। तो सबसे पहले तो नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी जिसको हम वस्तु एवं सेवा कर के नाम से भी जानते हैं, जो आया, जो जिसने पूरे सप्लाई चेन को अपनी एक एम्बिट में ले लिया है, जिससे कि ये मुश्किल होता जा रहा है अव्यवस्थित संगठनों को टैक्स की चोरी करना। उसके बाद आया कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन, जिसके अंदर सरकार ने जो व्यवस्थित संगठन है उनकी टैक्स की दरें कम कर दी। तो जो आर्बिट्राज था, जो अव्यवस्थित संगठन एंजॉय कर रहे थे उसके पहले, वो कम हो गया। और अंत में पिछले साल से जो कोविड आया उसके बाद हमने देखा कि अव्यवस्थित संगठन अपने आप को समेट नहीं पाए और व्यवस्थित संगठन ने मार्केट शेयर काफी तेजी से घेरा है। इसमें कुछ अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो अगर आप बिस्किट को देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको दिखेगा कि ये तेजी से बढ़ा है। साथ ही खाद्य तेल, जहाँ पे लोग विश्वास करना चाहते हैं बड़ी कंपनियों के ऊपर और मिलावट से बचना चाहते हैं, वहां पे हमने देखा है कि ये चीज काफी तेजी से बढ़ी है। प्रीमियमाइजेशन, जो कंज्यूमर कंपनियां हैं उन्होंने पिछले कुछ दशकों में देखा है और ये चलन तेज हो रहा है। ना ही जो कैटेगरीज है जहाँ पे आपका पेनिट्रेशन बहुत, पर इसके साथ ही जितना शहरीकरण हो रहा है हमारे देश में, उतना ही इस महंगे प्रोडक्ट्स का चलन बढ़ता जा रहा है। तो ना ही ये कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ाते हैं, बट ये हायर मार्जिन वाले भी होते हैं, जिससे कंपनियों को फायदा हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि शेयर ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट इज ऑन अ राइज। जो आधुनिक व्यय के तरीके हैं और ई कॉमर्स है, उसने भी इस प्रीमियमाइजेशन को एक बहुत बड़ी बढ़त दी है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में क्या कहते हैं, इनका चलन बढ़ रहा है। ना ही ये प्रोडक्ट सिर्फ हायर मार्जिन देते हैं और बल्कि उनका रेवेन्यू भी बढ़ाते हैं। अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको दिखेगा कि 2016 से 2019 तक जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स का जो शेयर था रेवेन्यू का, वो 23% से बढ़कर हो गया 28%। और जबकि जो मास या जो एकदम सस्ते वाले प्रोडक्ट थे, उनका शेयर 39% से घटकर 31% हो गया है। हमको लगता है कि आने वाले टाइम में प्रीमियम प्रोडक्ट का शेयर और बढ़ेगा। स्वच्छता और हेल्थ एंड हाइजीन, जो कि आज एक बहुत ही आम शब्द बन गया है। हमको सबने कोविड ने सिखाया कि सबको सफाई रखनी है, स्वच्छ रहना है। कहते हैं सफाई रखने वाली सब कंपनियों, जिसमें हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश, इन सब का बहुत ही तेजी से प्रचलन बढ़ा और इनकी डिमांड में खूब बढ़ोतरी हुई। सैनिटाइजर जैसा एक उत्पाद जिसकी 2 साल पहले तक कोई ज्यादा डिमांड नहीं थी, हमने देखा कि उसका भी बहुत जोर से प्रचलन सेवा में बढ़ गया। तो हेल्थ एंड हाइजीन कैटेगरी इज सीइंग बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन इनका भी बढ़ रहा है, और स्पेसिफिकली कोविड के बाद।
एक बड़ा थ्रेट जो कंपनियों को मिल रहा है, बड़ी कंपनियों को मिल रहा है, वो है प्राइवेट लेबल्स का उभार। इसमें क्या है कि के साथ कॉम्पीट करते हो, तो जो मेन स्ट्रीम कंपनियां हैं वो प्राइवेट लेबल से थोड़ा सा कंपटीशन फेस कर रही हैं, क्योंकि प्राइवेट लेबल क्या है, उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम रहती है, तो दे कैन ऑफर अ बेटर प्रोडक्ट एट अ वैल्यू प्राइसिंग। और क्योंकि वो एक छोटे क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनकी रिटेल शेल्फ पे अवेलेबिलिटी भी काफी ज्यादा रहती है। अभी जो इसका चलन है वो कुछ छोटी कम दाम वाले प्रोडक्ट्स में और कमोडिटाइज कैटेगरीज के अंदर हम ज्यादा देख रहे हैं, जैसे कि आपका बर्तन साफ करने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, या बिस्किट्स हो गया, या घर साफ करने के लिए जो फ्लोर पे हम फिनाइल वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर ज्यादा है। बट जैसे जैसे हम महंगे प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, जैसे स्किन केयर हो गया, दंत मंजन हो गया, उनके अंदर इनका चलन अभी कम है। तो ये भी एक थ्रेट है कंपनीज के लिए, प्राइवेट लेबल्स का उभरता हुआ चलन। डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल्स में बहुत ही बदलाव आ रहा है और ये लगातार चेंज हो रहे हैं। अगर हम पिछले ही पिछले कुछ सालों का ही देखें, तो जो आधुनिक क्रय के तरीके हैं, जो मॉडर्न रिटेल के नाम से उनको हम जानते हैं, दैट हैज ग्रोन बाय, उसका जो ग्रोथ हुआ है वो 3 गुना से ज्यादा हुआ है पारंपरिक खुदरा व्यापार के बजाय। तो और हमको लगता है कि ये ग्रोथ रेट रिटेल का जो कंज्यूमर कंपनियों के ऊपर प्रभाव है वो मिक्स्ड है। अगर हम पॉजिटिव साइड में देखें तो मॉडर्न ट्रेड जो है उससे प्रीमियमाइजेशन बढ़ता है, और बड़े जो पैक हैं, जो बड़े पैकेट होते हैं, वो उनकी बिक्री ज्यादा होती है, तो कंपनियों का सेल ज्यादा बढ़ता है। वहीं अगर हम नेगेटिव पे देखें तो मॉडर्न रिटेल का एक असर ये भी है कि वहाँ पे प्राइसिंग पे आपको कैप है, क्योंकि एक लेवल के बियॉन्ड आप वहाँ पे प्राइसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट लेवल से थ्रेट हो जाता है इस तरह से आ गए हैं। ई-कॉमर्स हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट चैनल फॉर कंज्यूमर कंपनीज। ई-कॉमर्स एक कंज्यूमर कंपनियों के लिए एक बहुत ही बड़ा वितरण की प्रणाली बन चुकी है। कुछ साल पहले तक जहां 1% के आसपास का इसका शेयर होता था, वही कंपनियों का आज 7 से 8% का भी रेवेन्यू इस प्रणाली के थ्रू आ रहा है। और कोविड ने तो इसको और तेजी दी है। हम सब ने डोमिनोज के बारे में सुना है। पिज्जा ब्रांड में डोमिनोज एक घर घर पहुंचा हुआ ब्रांड हो गया। उसका अगर हम ये चार्ट पे देखें, तो हमको दिखेगा कि उसका ऐप का जो डाउनलोड है वो कितना तेजी से बढ़ रहा है, और स्पेसिफिकली कोविड के बाद तो ये इसका चलन और तेजी से बढ़ गया। उभरते हुए डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स, अगर आपको याद हो, बहुत साल पहले एमवे करके कंपनी डायरेक्ट टू होम कंज्यूमर जाती थी, बट अभी ऐसे बहुत, आप ई कॉमर्स और मॉडर्न रिटेल के बाद ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हो गए हैं जो स्पेशली ई कॉमर्स के बाद जो सीधा कंज्यूमर को बेच रहे हैं। उसमें कोई बीच में वो डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं रखे, सीधा या तो अपनी वेबसाइट से बेचिए और या ई कॉमर्स के थ्रू मल्टीपल प्लेटफॉर्म से बेचिए। तो ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन हो रहा है, इससे इनको बढ़ावा भी मिल रहा है। तो कंज्यूमर कंपनियों के लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी है? अगर कोई उभरता हुआ एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड है, हमारे हिसाब से बड़ी कंपनियों को उनको खरीद लेना चाहिए। उससे उनको 2 फायदे हैं। एक एक तो उनका जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर का जो अपॉर्चुनिटी का जो एक्सपर्टीज है वो बड़ी कंपनियों को मिलता है, और वो अपने बाकी प्रोडक्ट्स के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बड़ी कंपनियों का है, वो उस चैनल को यूज करके इस डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स को भी अपना बढ़ावा दे सकते हैं। तो अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं, मामा अर्थ आपने अगर सुना हो, या उस्तरा, या द मैन्स कंपनी, ये सब, योगा बार, ये सब ऐसे कुछ चैनल्स हैं जहां पे हमने देखा है कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स काफी तेजी से उभरे हैं। कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं एफएमसीजी में, तो सब कहते हैं ये कंपनियां तो अच्छी हैं बट बहुत महंगी भी हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? तो अगर आप ये ऊपर का चार्ट देखते हो, तो ये बीएसई एफएमसीजी इंडेक्स का 10 साल का ट्रेडिंग एवरेज है। तो आप देखोगे कि जो पी है इसका, वो 10 साल की एवरेज थोड़ा सा ज्यादा है, और सही भी है, बिकॉज अगर आप इन कंपनियों का देखो कि आरओसी, जो हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक कंपनी ने कितना पैसा लगाया और उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो इनका रिटर्न, इस इंडेक्स का रिटर्न 20-25% के बीच में रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जहाँ पे आपको आज पैसा ब्याज दर से 7, 8, 9, 10% में मिलता है,
वहीं अगर ये कंपनियां 20-25% पे आपको कमाई करती है हर साल दर साल, तो ये निश्चित ही है कि उनका वैल्यूएशन प्रीमियम पे रहेगा। ऐसा सब कंपनियों के साथ नहीं है। देयर आर स्टिल पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां पे हमको लगता है कि आप अगर अभी भी पैसा डालें तो वहां पे आपका पैसा बन सकता है। तो निष्कर्ष में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भारत का जो कंज्यूमर सेक्टर का स्टोरी है वो स्ट्रक्चरल है। हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, हमारे यंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, पेनिट्रेशन विद गुड अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि हमारा अभी भी बहुत ही कम जगह पे सामान पहुंचता है, सब सामान सब जगह नहीं पहुंच पाता है। और रूरल मार्केट में एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अब उसको लगातार नए तरीके से देख रही हैं। अगर जैसे मैंने बताया टेलविंड्स और हेडविंड्स में क्या है, टेलविंड के अंदर रूरल मार्केट जहाँ पे अभी भी पेनिट्रेशन लेवल बहुत कम है, कमाई बढ़ रही है धीरे धीरे। वहीं अगर हम देखें कि इस सेक्टर में नियर टर्म में हमको हेडविंड्स क्या है, तो वो है राइज इन इनपुट कॉस्ट। और नोटिसेबल जो रुझान है इस सेक्टर के वो है, जो बड़ा है वो बड़ा होता जा रहा है और अव्यवस्थित से व्यवस्थित सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। प्रीमियमाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। हेल्थ एंड हाइजीन ये एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा, एक उभरता हुआ सेक्टर की तरह आ रहा है। प्राइवेट लेबल्स एक बड़ी है कंज्यूमर कंपनीज के लिए और नए आधुनिक वितरण के तरीके उभर रहे हैं, जिसमें ई कॉमर्स और डिजिटल सबसे आगे हैं। इसी को यूज करते हुए बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांड्स भी इमर्ज कर रही हैं, जो कि बड़ी कंपनियों के लिए खतरा है। अंत में वैल्यूएशन इस सेक्टर का थोड़ा सा ज्यादा है, बट स्टिल यहाँ पे भी कुछ कुछ जगह पे आपको अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे आप निवेश करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के खतरों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।